डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े? दोस्तों, यह सवाल व्यंग, नफरत, आक्रोश या जिज्ञासा वश में पूछा जा सकता है, या हो सकता है आपसे पूछा भी गया हो। अब अगर इस सवाल पर ध्यान दें तो यह सवाल सही भी लगता है, लेकिन अक्सर इसका मकसद दुष्प्रचार होता है। दोस्तों, आगे की बातें करूं उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इस चैनल समन कल्चर पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन के जरिए हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन जरूर करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, इसका सटीक जवाब जानने से पहले हमें हालातों को जानना होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। यह वह दौर था जब शूद्र, अतिशूद्र या यूं कहें कि डॉक्टर अंबेडकर स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करना पड़ता था। चूंकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें यह दंश झेलना नहीं पड़ा। शिक्षित होकर डॉक्टर अंबेडकर जब नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशालाएं, यहाँ तक कि कमरा तक नहीं मिला। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में जून 1923 से डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। उन्हें बार काउंसिल में भी बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। लेकिन दोस्तों, छुआछूत के चलते डॉक्टर अंबेडकर को केस नहीं मिल पाते थे। एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर के पास आए तो उनके केस की जीत ने उन्हें प्रसिद्धि दे दी। लेकिन वकालत डॉक्टर अंबेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने बाटली बॉयज अकाउंटेंसी में लेक्चरर का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, यह वह दौर था जहां किसी अछूत के छूने भर से भी हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जिद्दोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार ना हो, वहां भगत सिंह का केस डॉक्टर अंबेडकर द्वारा ना लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर मुंबई में रहा करते थे। और दोस्तों, भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर डॉक्टर अंबेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात को जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि जहां भगत सिंह के केस की पैरवी सुप्रसिद्ध वकील आसिफ अली कर रहे थे, तो वहीं पर अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने वाले ब्राह्मण वकील का नाम था सूर्य नारायण शर्मा। दोस्तों, यह वही शर्मा हैं जो आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर के बहुत ही अच्छे मित्र थे। एक बात का ध्यान रहे कि डॉक्टर अंबेडकर ने 150 सालों की अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी के मुकाबले में 1000 वर्ष से भी अधिक की सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे में आज़ादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं पर सामाजिक आज़ादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर का नाम अभिमान के साथ लिया जाता है। अब दोस्तों, एक पहलू यह भी है कि जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अछूत वकील के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर की पहचान थी, तब भी उन्हें केस नहीं मिल पाए। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं पहल कर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक नजर नहीं आता। अब अगर केस लड़ना भी चाहे तो मशहूर वकील आसिफ अली से केस वापस लेकर डॉक्टर अंबेडकर को सौंपने का कोई तार्किक मुद्दा नजर नहीं आता। दोस्तों, एक पहलू यह भी है कि जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, वहां देश में अनेक नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे। जबकि साल 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह के केस को दोबारा खुलवाया था और इसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की। 2014 में अब्दुल ने एफआईआर की कॉपी मांगी तो पता चला कि एफआईआर में भगत सिंह का नाम ही नहीं है। उन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, भगत सिंह को फांसी दिए जाने के 85 साल बाद कोर्ट के इस फैसले को लाहौर के इम्तियाज कुरैशी ने चैलेंज किया और कोर्ट में सुनवाई के बाद अदालत ने 5 जजों की बेंच में ट्रायल के निर्देश दिए।
मामले की पैरवी इम्तियाज के वालिद अब्दुल रशीद कर रहे थे। इम्तियाज से जब पूछा गया कि पाकिस्तानी होते हुए आप भारत के हीरो की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, तो उनका जवाब था, भगत सिंह इंडिया का हीरो है पर पाकिस्तान का तो बेटा है। अब दोस्तों, अगर आप इस मामले की पूरी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो इस मामले की पूरी रिपोर्ट आपको दैनिक भास्कर पर मिल जाएगी, चाहें तो आप देख सकते हैं। अब आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की निष्ठा व कार्य को लेकर समय समय पर मनुवादियों द्वारा सवाल उठाया जाना एक आम बात है, लेकिन हमें उतनी ही सजगता से सभी तरह के आक्षेप व आरोपों का प्रत्युत्तर देना आना चाहिए। इसके लिए लगातार उन सवालों का पीछा करते हुए उसकी गहराई में जाने का विवेक निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल भले ही बचकाने हों, लेकिन उसे पूछने वाले व्यक्ति का मकसद अगर डॉक्टर अंबेडकर के चरित्र का हनन हो तो हमें चुप रहकर सवालों से मुंह मोड़ लेना ठीक नहीं है। क्योंकि दोस्तों, एक बात तो आपको पता ही होगी कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए अंग्रेजों की 150 सालों की गुलामी से कहीं अधिक जरूरी मुद्दा था 1000 सालों की सामाजिक व वर्ण व्यवस्था से उपजी जातीयवादी गुलामी को समाप्त करना। अब दोस्तों, अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इतनी महत्वपूर्ण लड़ाई उस समय लड़ी तो आज के समय में हम चुप क्यों रहें? यह सवाल हर एक अंबेडकरवादी को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। अब दोस्तों, आइए एक बात पर गौर करें कि भगत सिंह के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के खुद के विचार क्या थे। दरअसल सोशल मीडिया में इसको भी लेकर बहुत ही तरह तरह की विडंबनाएं फैलाई गई हैं। और दोस्तों, उन्हीं विडंबनाओं जो डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह के बीच में फैलाई गई है, उसको आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल अपने पाक्षिक अखबार जनता में 13 अप्रैल 1931 को लिखे संपादकीय में डॉक्टर अंबेडकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को बलिदान के रूप में रेखांकित करते हैं और अपने संपादकीय को 3 बलिदान शीर्षक देते हैं। दोस्तों, पूरी संपादकीय का निष्कर्ष है कि ये तीनों व्यक्तित्व ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति के शिकार बने। इसी कारण वे कहते हैं कि यह न्याय नहीं था बल्कि अन्याय हुआ। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि अगर सरकार को यह उम्मीद हो कि इस घटना से अंग्रेजी सरकार बिल्कुल न्यायप्रिय है या न्यायपालिका के आदेश पर हूबहू अमल करती है, ऐसी समझदारी लोगों के बीच मजबूत होगी और लोग उसका समर्थन करेंगे, तो यह सरकार की नादानी है, क्योंकि यह बलिदान ब्रिटिश न्याय देवता की शोहरत को अधिक धवल और पारदर्शी बनाने के इरादे से किया गया है। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं है और खुद सरकार भी इस समझदारी के आधार पर अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकती है। फिर बाकियों को भी इसी न्यायप्रियता के आवरण में वह किस तरह संतुष्ट कर सकती है? न्याय देवता की भक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि विलायत के कंजर्वेटिव राजनीतिक रूढ़िवादी पार्टी और जनमत के डर से इस बलिदान को अंजाम दिया गया है। इस बात को सरकार के साथ दुनिया भी जानती है। दोस्तों, संपादकीय की शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर उन आरोपों का जिक्र करते हैं जिनके तहत इन तीनों लोगों को फांसी दी गई। फिर वे इन तीनों की बहादुरी की चर्चा करते हुए कहते हैं, फांसी की जगह गोली से उड़ा देने की भगत सिंह की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं की गई। वे लिखते हैं, हमारी जान बख्श दें, ऐसी दया की अपील इन तीनों में से किसी ने भी नहीं की थी। दोस्तों, इस संपादकीय में विस्तार से डॉक्टर अंबेडकर भगत सिंह की फांसी के संदर्भ में भारत और ब्रिटेन में हुई खुली और गुप्त राजनीति की चर्चा करते हैं और इसमें गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन की भूमिकाओं पर बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की राय में गांधी और इरविन भगत सिंह की फांसी को आजीवन कारावास में बदलने के हिमायती थे। इरविन से गांधी जी ने ये वादा भी लिया था, लेकिन ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति और ब्रिटेन की जनता को खुश करने के लिए इन तीनों को फांसी दे दी गई। डॉक्टर अंबेडकर अपने संपादकीय के अंत में लिखते हैं कि लब्बो-लुआब यही कि जनमत की परवाह किए बगैर गांधी इरविन समझौते का क्या होगा, इसकी चिंता किए बिना विलायत के रूढ़िवादियों के गुस्से का शिकार होने से अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की बलि चढ़ाई गई। अब यह बात छिप नहीं सकेगी,
यह बात सरकार को पक्के तौर पर मान लेनी चाहिए। दोस्तों, यह था पूरा सच कि भगत सिंह का केस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी क्यों नहीं लड़े। बाकी का दोस्तों, आज की इस जानकारी के माध्यम से आपके अपने विचार क्या हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें और आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए समन कल्चर को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।